हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था कैपिटल गेन, जो इनकम टैक्स एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेक्शन 45 से लेके 55 के बीच में ब्लॉक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 50, हमारे नोट्स के पेज नंबर 9 पे है। ये प्रैक्टिकली एमसीक्यू पर्पज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें पर्टिकुलरली 4 अलग अलग केसेस हम देखने वाले हैं और वो चीज आपको एमसीक्यू में, सम्स में, एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। तो एक एक करके वो चारों केसेस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लेट अस चेक वो क्या रहा है यहाँ पे। पर्टिकुलरली सिचुएशन जो है, इट इज रिगार्डिंग डेप्रिशिएबल असेट्स। ठीक है, अगर कोई असेट आपके पास है जो डेप्रिशिएबल नेचर की है, तो उसका कैलकुलेशन करते टाइम, कैपिटल गेन गिनते टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है। द असेट may be either long term capital asset or short term capital asset, because this depends on the holding period, वो हमने देखा है। But if the asset is depreciable in nature, then the capital gain will always be STCG. The capital gain will always be STCG. It will be short term capital gain. ये हमेशा ध्यान रखना है। डेप्रिशिएबल असेट पे एलटीसीजी कभी नहीं होता है, ये खास ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लिख के रख लो, नोट करके रख लो। सेक्शन 50 के साथ साथ सम्स में अगर आपने इंडेक्सेशन लगा दिया एलटीसीए देख के, गड़बड़ हो जाएगी। असेट है, लिखा होगा ना डेप्रिशिएबल है, डिटेल दी होगी। तो अगर डेप्रिशिएबल असेट है या ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट है और आप उस पर कैपिटल गेन या लॉस गिन रहे हैं, तो वो कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं हो सकता। जो चीज डेप्रिशिएट होती जा रही है साथ साथ में, उसमें लॉन्ग टर्म गेन नहीं हो सकता। ये खुद सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड है। ये पहली कंडीशन है सेक्शन को समझने की, जो मैंने आपके सामने रख दी। अब हम बात करेंगे उस पॉइंट की जो हमने देखा था पीजीबीपी के चैप्टर में। पीजीबीपी में हमने ब्लॉक ऑफ असेट की बात की थी, अगर आपके ध्यान में हो। वही ब्लॉक ऑफ असेट का कंसेप्ट मैं यहाँ पे भी डिस्कस करने जा रहा हूं। उन्होंने ये बोला कि कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ असेट है वो एग्जॉस्ट हो सकता है। ठीक है, एग्जॉस्ट होने का मतलब एक होता है फिजिकली एग्जॉस्टेड और एक होता है अकाउंटेबली एग्जॉस्टेड। अब देखो, फिजिकली एग्जॉस्टेड होने का क्या मतलब है। इसमें 2 केस है जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें 2 पर्टिकुलर सिचुएशन आएंगी। अकाउंटेबली एग्जॉस्ट होने में भी 2 सिचुएशन आएंगी। तो टोटल 4 केस हो जाएंगे कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ असेट अगर फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाए तो उसमें 2 सिचुएशंस कौन सी, अकाउंटेबली एग्जॉस्ट हो जाए तो उसमें 2 सिचुएशंस कौन सी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग एग्जॉशन और फिजिकली एग्जॉस्टेड, ये दोनों का एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, सपोज एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ असेट है जिसमें प्लांट एंड मशीनरीज है और इसमें 3 मशीन्स हैं, ए, बी और सी। ये 3 मशीन्स हैं जो इस ब्लॉक में इंक्लूडेड है। ब्लॉक की ओपनिंग WDV दे रखी है 10 लाख रुपए, प्लस इसमें कुछ परचेजेस भी आपने किए, ऐसा भी हम मान सकते हैं। मैं एक बार परचेजेस को 0 रखता हूं क्योंकि वो पॉइंट नहीं है यहाँ पे। मेन पॉइंट है यहाँ पे सेल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकली एग्जॉस्टेड ब्लॉक ऑफ असेट की। मैं यहाँ पे सारी मशीन्स को सेल कर देता हूं। तीनों मशीन्स ए, बी और सी जो यहाँ पे दिख रही है ना, हम तीनों मशीन्स को सेल कर रहे हैं। क्लियर है। अब सेल कर रहे हैं तो उसकी कुछ प्राइस तो होगी जिसपे हम सेल करेंगे। तो एक प्राइस में यहाँ पे ले लेता हूं, सपोज 8 लाख रुपीज। 8 लाख रुपीज में हमने सारी मशीन बेच दी। अब ये जो क्लोजिंग वैल्यू आपके सामने आई, ये कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए। क्लियर है। अब ये क्लोजिंग वैल्यू जो है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम पहले ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स करते हैं, क्लोजिंग वैल्यू आती है, इस पे डेप्रिसिएशन गिनते हैं, तब जाके क्लोजिंग WDV आता है। यही होता है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि तीनों मशीन्स आपने बेच दी, मतलब जो ब्लॉक है उसमें जितनी भी मशीन्स थी वो सारी मशीन बिक चुकी है। नाउ द ब्लॉक इज फिजिकली 0। फिजिकली इस ब्लॉक के अंदर कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एक भी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है।
तो जिस चीज के मतलब जिस ब्लॉक में कोई असेट ही नहीं, आप उसकी वैल्यू क्या दिखा रहे हो, उस पर डेप्रिसिएशन क्या क्लेम कर रहे हो और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कैसे क्रिएट कर रहे हो। क्लियर हो गया। तो इस सिचुएशन में ऐसा बोला कि ये जो क्लोजिंग वैल्यू है, दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉस तो दिख ही रहा है, 10 लाख की चीज 8 लाख में बेच दी तो 2 लाख का नुकसान हुआ। और नुकसान किस टाइप का, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? होल्डिंग पीरियड देखने की जरूरत है क्या? नहीं। जब कोई असेट डेप्रिशिएबल नेचर की हो, तो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि डेप्रिशिएबल असेट्स पे गेन या लॉस जो भी वो किस नेचर का होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का। क्लियर, यहाँ तक पता चल गया। तो ये पॉइंट्स है। तो ये फर्स्ट केस था जो मैंने आपको बताया, जहां फिजिकल ब्लॉक एग्जॉस्ट हो जाता है और उस सिचुएशन में जो सेल वैल्यू है वो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी से कम हो, तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होगा इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और आगे ब्लॉक की वैल्यू 0। ब्लॉक वहां पे एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके बाद दूसरी सिचुएशन ले लेते हैं इसी केस में, जहां पे फिजिकल एग्जॉशन की हम बात कर रहे हैं कि जो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 10 लाख रुपीज है, परचेजेस को मैं 0 मान रहा हूं, सेल्स में हम तीनों असेट बेच देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीनों असेट्स को बेच रहे हैं 11 लाख रुपीज। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग वैल्यू आपको दिखेगी, आप ऐसे लिखोगे मैथमेटिकली तो वो नेगेटिव दिखेगी, लेकिन है तो ये सरप्लस। तो इस सरप्लस को हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर, यहां तक पता चला? क्योंकि अगेन असेट्स तो हमने सारी बेच दी, फिजिकली ब्लॉक जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। क्लियर। तो ये पहले दो केस, मतलब ब्लॉक ऑफ असेट में, डेप्रिशिएबल असेट्स में दो बाइफरकेशन, फिजिकली एग्जॉस्टेड, अकाउंटेबली एग्जॉस्टेड। फिजिकली एग्जॉस्टेड में दो केस वैल्यू के बेसिस पे, एक लेस देन एक ग्रेटर देन डब्ल्यूडी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम ऐसे ही दो केस देखेंगे जहां पे जो ब्लॉक है वो अकाउंटिंग वे में एग्जॉस्ट होगा, फिजिकल वे में एग्जॉस्ट नहीं होगा, वो इसका ऑपोजिट है। ठीक है, चलिए देखें इसको। आप अच्छे से नोट कर लेना, एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये एग्जाम्पल पूरा लिख लेना, सेक्शन 50 के साथ साथ एक पेज अटैच कर लेना आपके नोट्स में। चलो, ब्लॉक ऑफ असेट की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग ब्लॉक इज एग्जॉस्टेड, इतना डेटा है। ब्लॉक ऑफ असेट में है प्लांट एंड मशीनरी ए, बी, सी, सेम केस रखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं, 6 लाख रुपए। परचेजेस के नाम पे हम 0 रखते हैं। सेल्स में हमने एक मशीन बेची है, मशीन ए को सेल कर रहे हैं। अगर यहां पे मैं सेल प्राइस लिखता हूं सपोज 2 लाख रुपीस, ये माइनस हो जाएगी, क्या बचा यहाँ पे 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए क्या है, क्लोजिंग वैल्यू। अब देखो ये किस टाइप का केस है, क्या इसमें एसटीसीजी है, क्या इसमें एलटीसीजी है, क्या इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, क्या होना चाहिए? ये एक नॉर्मल आइडियल केस है, जैसा हमने पीजीबीपी में देखा था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग वैल्यू। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि ब्लॉक में तो असेट बची नहीं, ब्लॉक तो फिजिकली एग्जॉस्ट हो गया। भाई ये क्लोजिंग वैल्यू किसकी है, प्लांट एंड मशीनरी बी और प्लांट एंड मशीनरी सी। ठीक है, तो दो मशीन अभी भी एग्जिस्ट करती है और दोनों की कुछ क्लोजिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है। ये नॉर्मल केस है जहां पे हमें डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा। जैसे मशीन पे 15% रेट होता है तो हम वही यहाँ पे मान लेते हैं। अब 15% के हिसाब से ये हो जाएगा 60,000 और बचेगा कितना, 3,40,000। ये 3,40,000 है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। क्लियर हो गया? तो ये आइडियल केस था, इसमें ना एसटीसीजी जनरेट हुआ ना एसटीसीए जनरेट हुआ, ये आप ध्यान रख के चलना। आगे लास्ट केस देख लेते हैं। अगेन अकाउंटिंग ब्लॉक इज एग्जॉस्टेड, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी सेम रखता हूं मैं 6 लाख, परचेजेस 0, सेल्स अगेन मशीन ए का, और सपोज मशीन ए नहीं, मशीन ए और मशीन बी दोनों आप सेल कर रहे हैं, दोनों की कंबाइंड सेल्स वैल्यू आपको मिल गई 7.5 लाख। अब यहाँ पे अगर आप क्लोजिंग वैल्यू देखने जाओ तो कुछ है ही नहीं, मतलब नेगेटिव में चली गई। तो ब्लॉक की वैल्यू 6 लाख माइनस 6 लाख तो हो ही गया ना, तो ये नेगेटिव में 1.5 लाख बोलो या 0 बोलो। अब ऐसे देखा जाए तो प्लांट एंड मशीनरी सी एग्जिस्ट करती है, बट अकाउंटिंग वे में
बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से ब्लॉक एग्जॉस्ट हो चुका है। अब हुआ ये कि यहाँ पे मैथमेटिकली आप देखो ये अमाउंट आया, बट दिस इज सरप्लस, मतलब 6 लाख का ब्लॉक आपने 7.5 लाख में बेच दिया, वो भी एक असेट तो आपके पास बची हुई है, तो ये तो सरप्लस ही क्रिएट हुआ ना। इस सरप्लस को हम क्या बोलेंगे, अगेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। असेट डेप्रिशिएबल है ना, तो गेन हमेशा कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म। और रेफरेंस क्या है? सेक्शन नंबर 50। आप बैरेट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको ये पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। अब फिर सवाल ये उठता है, बोले सर इसका क्या होगा? ये जो है मशीन सी, ये है तो सही हमारे पास, देखा जाए वो अगले साल वो कंटिन्यू तो होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखनी तो चाहिए। आप उसको गायब तो नहीं कर सकते कि मशीन है लेकिन बुक्स में दिखती नहीं है, वो तो सही बात है। तो इसका इलाज है, इसके लिए उन्होंने बोला कि जो आपकी आप बैलेंस शीट बनाते हो उसमें असेट्स में मशीन सी आप दिखाओगे ना, तो उसको आप कुछ नॉमिनल वैल्यू पे शो कर दो, दैट इज ओके। अब वो नॉमिनल वैल्यू ना 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए कुछ भी हो सकती है, और उसको सामने हम फिर कैपिटल में या रिजर्व में एडजस्ट कर देंगे। तो आप नॉमिनल वैल्यू पे बता दो, इसीलिए ताकि बैलेंस शीट देखने वाले को मालूम पड़े कि हाँ हमारे पास ऐसी एक असेट है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन किसी को ना हो। क्लियर? यहाँ तक पता चला? तो ये था आपका सेक्शन 50 पूरा, जिसमें मैंने आपको 4 केस बताए, 2 वो वाले जहां पे फिजिकली ब्लॉक एग्जॉस्ट हो जाता है, बाकी के 2 ये वाले जहां पे अकाउंटिंग वे में ब्लॉक एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, अगर है तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चारों एग्जांपल्स अच्छे से लिख के एक बार इसको रिलेट करना। अब जब ये सेम सम वापस से एमसीक्यू में आएंगे ना, तो फिर कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं सेक्शन नंबर 50 कैपिटल बी, विच इज रिगार्डिंग स्लम सेल। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 50 कैपिटल बी। ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। ठीक है, इट इज रिगार्डिंग स्लम सेल। ठीक है, अब ये स्लम सेल एग्जैक्टली है क्या, पहले इसका आप कंसेप्ट समझ लो, फिर जो टेक्निकल पॉइंट्स है मैं बता देता हूं। देखो, स्लम सेल का मतलब है लमसम सेल, इस पे से ये वर्ड डिराइव किया है स्लम्प सेल। ठीक है, दोनों को मिला के आप बोल सकते हो। अब लमसम में क्या मतलब हुआ, देखो ऐसा है, आपकी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बोलो या प्लांट वर्ड यूज कर लो, बड़ा सा प्लांट है, फैक्ट्री है, उसमें तो बहुत सारी मशीन्स होंगी, असेट होंगी। आप पूरी फैक्ट्री किसी को बेच रहे हो, पूरी अंडरटेकिंग, पूरी फैक्ट्री, पूरा प्लांट एज इट इज किसी को सेल कर रहे हो, पूरा सेटअप ही बेच दिया, जमीन भी, मशीन्स भी, ऑफिस भी, इक्विपमेंट्स भी, सब कुछ टोटली। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इतनी सारी असेट्स होंगी एक फैक्ट्री के अंदर, उनको अगर सेल किया जाए तो कैपिटल गेन के लिए क्या सब एसेट्स के ऊपर अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम डिपार्टमेंट को ये नहीं बोल सकते कि यार लमसम में गिन लो ना, क्या इतनी एसेट गिनवा रहे हो, 250 एसेट है, सब पे थोड़ी ना कैपिटल गेन गिनने बैठूंगा, इतनी सारी मशीन्स है, तो कुछ लमसम में कैलकुलेशन कर लो। वो लमसम कैलकुलेशन करने के लिए ही ये सेक्शन बनाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, सेक्शन 50B हम रखते हैं, स्लम सेल बनाते हैं, जहां पे आप लमसम में सेल कर रहे हो ना, तो इंडिविजुअली असेट वाइज कैपिटल गेन गिनने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली नेट सेल कंसिडरेशन, बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, वो सबको यूज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे उन्होंने ये सेक्शन अलाउ किया है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं, जो आपकी लैंग्वेज है नोट्स में उसके साथ मीनिंग समझाया है, जो मैंने आपको बोला वो इन अदर वर्ड्स करके वापस से समझाया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। फिर बोला है द कंसिडरेशन इज फिक्स्ड फॉर द होल अंडरटेकिंग एंड इज रिसीव्ड बाय द ट्रांसफरर, इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर ईच ऑफ द असेट ऑफ द अंडरटेकिंग एज अ होल बाई वे ऑफ सच सेल। मतलब एक एक असेट के लिए वैल्यू फिक्स नहीं की जाती, पूरी फैक्ट्री, पूरी अंडरटेकिंग के लिए इंडिविजुअली नहीं, मतलब ऑन द होल पूरी फैक्ट्री का क्या एक प्राइस होगा वो डिसाइड कर लिया जाता है लमसम में। ये पहली कंडीशन है, इंडिविजुअल प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा बोला है एनी गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग्स हेल्ड फॉर मोर देन 36 months shall be chargeable as long term capital gain in the previous year in which the slum sale was effected। तो आपने अंडरटेकिंग को कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था, कितने टाइम होल्ड किया, उस पर डिपेंड कर रहा है। एनी गेन्स अराइजिंग वेयर द असेट्स आर हेल्ड फॉर लेस देन 36 months इट शैल बी चार्जेबल एज STCG, ये भी क्लियर कर दिया। फिर बोला द नेट वर्थ वुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इन शॉर्ट ऐसा है, जब हम कैपिटल गेन गिनेंगे तो यहाँ पे
LTCG भी हो सकता है, STCG भी हो सकता है, दोनों अलाउ किया है, बहुत पॉसिबल है। 36 मंथ्स की ड्यूरेशन आपको देखनी है। दूसरा जो कैलकुलेशन होगा, जो हम सेक्शन 48 में नहीं देखते थे वो वाला कैलकुलेशन, तो सेल कंसिडरेशन तो लमसम होगा ही, वो तो कुछ अमाउंट दिया ही होगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या लेना है, क्योंकि यहाँ तो इतनी सारी असेट्स हैं, 200 250 असेट 500 असेट भी हो सकती है, तो सबको प्लस करने बैठे या क्या करें। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ले लो नेट वर्थ, ठीक है। नेट वर्थ जो है वो लेनी है एट बुक वैल्यू फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो यहां लिखे नहीं है, नोट कर लेना। रीवैल्यूएशन टू बी इग्नोर्ड, असेट्स की रीवैल्यूएशन नहीं करनी है। जो भी नेट वर्थ होती है, नेट वर्थ का मतलब क्या है, वो आपको बैलेंस शीट से जो वैल्यू मिलेगी बुक वैल्यू, ठीक है, बुक वैल्यू लेनी है। नेट वर्थ के लिए हम असेट्स की वैल्यू को बैलेंस शीट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स जो हम करते हैं, जिससे कभी प्रॉफिट जनरेट होता है, कभी लॉस जनरेट होता है, उसको हमें यहाँ पे नहीं देखना है, ये चीज बोली। लास्ट पॉइंट में बहुत शॉर्ट में बोल दिया है, द नेट वर्थ वुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट, दैट इज ओके। तो नेटवर्थ तो आपको वो असेट माइनस लायबिलिटी करके भी मिल जाती है, तो वहां से हम नेटवर्थ निकाल सकते हैं, वो इशू नहीं है, बट वो आपको बुक वैल्यू पे लेना है, ठीक है। रीवैल्यूड फिगर्स को इग्नोर करना है। दूसरा एक और पॉइंट है जो है लिखा नहीं है, आप नोट कर लो, इसमें इंडेक्सेशन जो है वो अलाउड नहीं है। अब बोल रहे हो सर LTCG है फिर भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, हाँ LTCG है फिर भी इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है, STCG में वैसे भी अलाउड नहीं होता। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो जो सेक्शन आपको अलाउ किया ना उस पर कुछ स्टार मार्क है कि हम आपको ये लमसम वाली फैसिलिटी देंगे, बट आपको हमारी कुछ कंडीशंस माननी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी नेट वर्थ, असेट्स की जो बुक वैल्यू है वो बैलेंस शीट में से देखो, रीवैल्यूएशन को इग्नोर करो, इंडेक्सेशन अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। तो ये बेसिस पे ही आपको ये डायरेक्ट लमसम कैलकुलेशन उन्होंने अलाउ किया। अब इसके बेसिस पे भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वैल्यूज लगा के देखो, इस फॉर्मेट से चलो, नहीं समझ में आता है तो आप डाउट में पूछ सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 50 कैपिटल सी, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस। ये भी एक प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा है क्लियर कर लेते हैं। मैं एक बार उसका पहले थोड़ा सा आपके लिए कंटेंट रीड कर दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट मेक्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर डिटरमाइनिंग द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो किसकी बात हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स की। जब प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है तब उसकी जो वैल्यू दिखाई जाती है जिसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज होगा, उसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। It provides that where the consideration declared to be received or accruing as a result of transfer of land or building or both। तो यहाँ पे खाली जमीन बेच रहे हो तो भी कवर्ड है, सिर्फ बिल्डिंग है तो भी कवर्ड है, लैंड और बिल्डिंग दोनों है आप बेच रहे हो तो भी कवर्ड है। तो तीनों सिचुएशंस में सेक्शन लगेगा। is less than the value adopted or assessed by any authority of the state government, जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, ठीक है। for the purpose of payment of stamp duty, the value so adopted or assessed shall be deemed to be the full value of consideration and the capital gain shall be computed on the basis of such consideration under section 48। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं। ये बैरेट का लैंग्वेज है, पढ़ के आपको थोड़ा सा बाउंसर गया होगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 50C है। सेक्शन 50C में यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है, सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, दोनों चीज है, जो भी आप एक असेट ले लो, इस असेट की जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू मिनिमम हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितनी होनी चाहिए जिसपे हम स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, तो वो वैल्यू है 50 लाख रुपीज, ठीक है। आपने ये दिखाया कि हमने ये प्रॉपर्टी जो है वो बेची 45 लाख रुपीज में, ठीक है,
और फिर जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होगी, उसका इंडेक्सेशन कर लेंगे और फिर यहाँ से कुछ कैपिटल गेन आया तो दिखा देंगे। गवर्नमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर ये कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम हुआ, रिजेक्टेड। मिनिमम कंसिडरेशन शुड बी इक्वल टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आया समझ में? बेसिक हो गया। अच्छा, आप उल्टा है, आप बेवकूफ हो। अब गवर्नमेंट कुछ बोलेगी? नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा दिखा दिया आपने, इतना टैक्स क्यों भर रहे हो? तो खुश होंगे कि अच्छा है, ज्यादा टैक्स भरेंगे, एलटीसीजी हायर आएगा, हमें ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने कम दिखाया ना तो प्रॉब्लम। क्लियर ये चीज? तो 45 लाख नहीं चलेगा, 65 लाख तो दौड़ेगा उड़ेगा, जैसा आप मानना चाहो मान सकते हो, क्योंकि उनको टैक्स ज्यादा मिलेगा। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं? ये जो कंसिडरेशन की बात हो रही है, लोगों को पहले तो पता होती है, लॉयर्स के थ्रू, रजिस्ट्रार के थ्रू, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के थ्रू आप चेक करवा सकते हो कि प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। ठीक है, अगर आपको पता चला 50 लाख है, लोग क्या करते हैं, कंसिडरेशन शो करते हैं 50 लाख से थोड़ा ऊपर, शगुन का अमाउंट रखते हैं 51 लाख रुपीज। ठीक है, अच्छा हो सकता है एक्चुअल कंसिडरेशन 65 लाख हो, आपने तो 51 दिखाया, बाकी का कहाँ गया? बाकी का कैश। ठीक है, बैग में भर के दे जाना घर पे और किसी को बताना मत। क्लियर? तो ऐसे जनरेट हो जाता है ब्लैक मनी। अब खरीदने वाला दिखाता है मैंने खरीदा ही 51 में है, उसको भी फायदा। ठीक है, अब खरीदने वाले को इसलिए फायदा क्योंकि उसको देनी पड़ती है इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी। जो खरीदता है, दोनों लोग है ना, एक बायर है और एक सेलर है। बायर अगर 51 लाख शो करता है तो उसको ये बेनिफिट है कि स्टैम्प ड्यूटी इसके ऊपर लगेगी तो उसका पैसा बचेगा। सेलर अगर 51 लाख शो करता है तो उसका कैपिटल गेन बचेगा, क्योंकि वो कैपिटल गेन इसके हिसाब से लगेगा। तो ये इनकम टैक्स की चोरी करता है, ये स्टैम्प ड्यूटी की चोरी करता है। स्टैम्प ड्यूटी जो होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू पे 5 to 6% होती है वन टाइम। तो 50 लाख रुपए पे 5% या 6% आप करोगे ना तो 3 लाख रुपए होता है। तो आपने भी तो ये 14 लाख रुपीज कम दिखाया ना, तो 14 लाख रुपीज पे अगर आप 5% भी गिन लो तो कितना पैसा हो जाएगा? नियर अबाउट 70,000 रुपीज। ये सेव हो गया ना आपका भी, तो इसलिए आप भी वैल्यू कम दिखाते हो। और ये तो मैं 50 लाख की प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, जो आज बहुत छोटा अमाउंट है एक प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये 50 लाख के बदले 5 करोड़ होता तो ये 70,000 के बदले 7 लाख रुपए होता। अब समझ में आ रहा है? तो चोरी करने में दोनों का फायदा है और सरकार का नुकसान। क्लियर? तो ऐसे प्रोविजंस बनाना नेसेसरी है। अगर ये रूल नहीं होता ना तो लोग 51 लाख क्यों दिखाते? मैं तो 31 लाख दिखाता। तो सर बहुत अभी तो मंदी है, मार्केट खराब है, पैसा कोई दे नहीं रहा, मुझे इमरजेंसी थी, मुझे बेचना पड़ा, मैं तो 31 लाख में बेचा, तो मैं उतने पे कैपिटल गेन भरूंगा। हो ही नहीं रहा है कैपिटल गेन, उल्टा लॉस हो रहा है। आप तो ऐसा शो करते हैं। देखो, हो सकता है कि आपने मजबूरी में कम वैल्यू में प्रॉपर्टी बेची हो, आपको जल्दी थी, इमरजेंसी थी, ये भी हो सकता है। डिपार्टमेंट बोलता है हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप जब कैपिटल गेन गिनोगे ना तो कैपिटल गेन गिनते टाइम मिनिमम 50 लाख ले लेना। अगर आपने एक्चुअल कंसिडरेशन उससे कम दिखाया है तो दिखाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें कम से कम 50 लाख रुपए के हिसाब से कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये हो गया आपका सेक्शन 50C। ये सेक्शन 50C का रेफरेंस पीजीबीपी में भी कुछ पॉइंट्स में आया था, तो मैं आपको वापस वहां पे एंड में लेके चलूंगा, जैसा मैंने आपको बोला था, तब रिलेट करा दूंगा। ठीक है, तो अभी एक बार आप उसको अवॉइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोविजो है। Provided that where the stamp duty value does not exceed 105% of the consideration received or accruing as a result of transfer, the consideration so received or accruing as a result of transfer shall, for the purpose of computing PGBP profits and gains from transfer of such asset, be deemed to be the full value of consideration। ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ लास्ट ईयर। अभी हम फाइनेंस एक्ट 2019 के अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं, ये 2018 के अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। अगर आपको वो चीज ध्यान नहीं भी है तो मैं आपको एक बार रिलेट करा दूं कि ये कैसे होता है। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये पॉइंट नया है, जो वापस पढ़ रहे हैं अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं है या पता नहीं है तो मैं रिलेट करा देता हूँ। फाइनेंस एक्ट 2018 मतलब लास्ट ईयर AY 1920 के लिए ये अमेंडमेंट आया था। उसके पहले ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। देखो, जो लैंग्वेज लिखी है वो थोड़ा घुमा फिरा के सिंप्लीफाई करूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगी। Where the stamp duty value does not exceed 105% of the consideration received। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी की 50 लाख रुपीस। आपने जो सेल कंसिडरेशन शो किया
वो है 48 लाख रुपीज, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ये बोला हुआ है। उन्होंने बोला कि देखो थोड़ा बहुत तो गैप हो सकता है ना, अभी ये 50 लाख है और ये 49 लाख 95,000 है, तो अभी इतने के लिए भी आप कैलकुलेशन चेंज कराओगे। तो डिपार्टमेंट ने यहाँ बोला कि चलो थोड़ा आपको रिलैक्सेशन देते हैं 5% का, ठीक है। 5% कैसे गिनना है वो भी आप समझो। इन्होंने बोला, जो इनकी लैंग्वेज है मैं उससे रिलेट करा रहा हूँ, ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो भी आपका सेल कंसिडरेशन है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, इसके 105% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे 48 लाख है, उसका आप 105% करोगे, ये आ रहा है 50.4 लाख। इसका 105% करोगे तो कितना आएगा, 50.4 लाख, मतलब इसमें 5% जोड़ लो, क्लियर हो गया। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस अमाउंट से कम है, जैसा कि यहां हो रहा है, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू चलेगा, वैलिड, ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन करोगे ना एज पर सेक्शन 48, तो उसमें सेल कंसिडरेशन कितना लोगे, 48 लाख रुपीस, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है आपको 50 लाख रुपीस लेने की, और फिर उसमें आगे वही आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, LTCG है, जो भी है इंडेक्स वाला, वो आप गिनते हैं। आया समझ में, ठीक है। लेकिन यही अमाउंट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये तो 50 लाख अपना है ही, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 47 लाख सपोज, तो फिर 47 लाख पे डिपेंड करेगा, इंटू 1.05 कर लो आप, ये आ रहा है 49.35 लाख, इसका 105%। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट क्योंकि ज्यादा है, फिर क्या होगा, सेल कंसिडरेशन कितना लोगे, 47 लाख, 49 या 50, फिर लेना पड़ेगा 50, कोई ओरिजिनल प्रोविजन, क्लियर। तो प्रोविजो ओरिजिनल सेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर एमसीक्यू बनेगा ना, तो नॉर्मल सेक्शन पे नहीं बनेगा, उसके प्रोविजो पे बनेगा। नॉर्मल सेक्शन में तो कुछ गिनवा ही नहीं रहे, प्रोविजो में ये जो 105% वाली कंडीशन है, ये कितने लोगों को पता है कि ये अमेंडमेंट आया है, उसकी वैल्यू है। आई बात समझ में, उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो प्रोविजो के ऊपर खास स्ट्रेस देना। अब देखो जो लिखा है ना वो बैरेट की लैंग्वेज है, मैंने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि अमेंडमेंट था। अब जो मैंने समझाया है और जो लिखा है, आप 2 बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम बात बोली है, बट जो इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, वो एक सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है अपने वर्ड में। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में जितना सिंप्लीफाई करना चाहो करके लिख सकते हो, क्लियर। चलो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, rationalization of section 50C in case sale consideration is fixed under the agreement executed prior to the date of registration of immovable property। अब ये भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन है, ये AY 17-18 में पॉइंट आया था। इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक अग्रीमेंट की डेट होती है और एक जो है रजिस्ट्रेशन की डेट होती है, ठीक है। जिस दिन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया, स्टैम्प पेपर पे लिया, टाइप कराया, दोनों पार्टी ने साइन किया, विटनेस ने साइन किया, स्टैम्प लगाया, वो हुआ, नोटरी कराया, उसके बाद जाते हैं रजिस्ट्रार के पास प्रॉपर्टीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के, भाई कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है। वो दोनों डेट्स अलग अलग हो सकती है और यूजुअली अलग ही होती है, वो सौदा हो गया और फिर फाइनली रजिस्ट्रेशन करवाने गए। तो अगर वो डेट्स में डिफरेंस है तो उसके लिए क्या करना है, वो क्लैरिफिकेशन है, वो भी देख लेते हैं, मैं रीड करवा देता हूँ। Section 50C of the Act has been amended in line with Section 43CA to provide that, ये 43CA PGBP वाला पेंडिंग रखवाया था, where the date of agreement fixing the amount of consideration and the date of registration for transfer of the capital asset are not same. The value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority on the date of agreement may be taken for the purpose of computing full value of consideration for such transfer। तो अगर ये दोनों डेट्स सेम नहीं है तो ये डेट ली जा सकती है, ऐसा बोला, फॉर कंसिडरिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्योंकि जैसे 50 लाख बोला था, तो ये डेट और ये डेट में 1 महीने का फर्क है, 15 दिन का फर्क है, और उन्हीं के बीच में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रिवाइज हुई है। तो यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और है, कम हो गई बढ़ गई, बोथ वेज, तो कौन सा लेना है। तो उन्होंने बोला कि नॉर्मली अग्रीमेंट की जो डेट होती है वो आप ले सकते हो। आगे भी देख लेते हैं कुछ और इसमें इफ एंड देन हो। इफ इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट this provision shall apply only in case where the amount of consideration referred to therein or a part thereof has been received by way of an account payee check or account payee bank draft or by use of electronic clearing system
through a bank account or any other electronic mode as may be prescribed on or before the date of agreement of transfer. ठीक है, ये कंडीशन एक बार आप वापस देख लो, थोड़ा स्ट्रेच कर दिया उसको. इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट दिस प्रोविजन शैल अप्लाई ओनली इन अ केस, मतलब ये वाला जो बोला था ना कि अग्रीमेंट की डेट ले सकते हैं, इट शैल अप्लाई ओनली इन अ केस वेयर द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिफर्ड टू और अ पार्ट, मतलब जो कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है चाहे जो भी अमाउंट हो, वो कंसिडरेशन या उसका कुछ पार्ट, ठीक है, 48 लाख या उसका कुछ पार्ट, मतलब थोड़ा भी 1 लाख टोकन भी हो सकता है, ठीक है, हैज बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पेई चेक, बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, बैंक अकाउंट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर. मतलब ये जो है ना, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ उस दिन या उसके पहले अगर आपने कुछ भी अमाउंट पे कर दिया, पक्के में, व्हाइट में लिख रहा हूं, शॉर्ट में, पक्के में पे कर दिया, देखो जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सब ट्रेसेबल तरीके हुए पे करने के. अगर उसमें कुछ बाकी रह गया तो वो तरीके जो ट्रेसेबल नहीं है, क्रॉस चेक, बेरर चेक, कैश, ठीक है, तो उनकी बात नहीं होगी. मतलब इन शॉर्ट टोकन मनी या इंस्टॉलमेंट या फुल पेमेंट इस डेट को या इस डेट से पहले हो गया तो कौन सी डेट लेनी है, फिर अग्रीमेंट की डेट, कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए. और अगर अदरवाइज सिचुएशन निकली तो इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो फिर रजिस्ट्रेशन डेट. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, दोनों को साथ में पढ़ना और कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना, तब जाके मेरा बोला हुआ समझ आएगा. और जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी वापस से आप एक बार देख लेना. क्लियर है ये चीज? तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से अब क्लियर होना चाहिए. एमसीक्यू में पॉइंट खास पूछेंगे, ये इंस्टीट्यूट के और एमसीक्यू मेकर्स के फेवरेट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पे कंफ्यूज होते हो, ये उनको पता है. जब एग्जाम में इतना सारा टैक्सेशन पढ़ के जाओगे जीएसटी कस्टम्स के साथ, तो इस चीज का प्रॉब्लम क्रिएट होना आपके लिए इम्प्लाइड है, वो होने ही वाला है. क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया. तो 50C ये हमने देख लिया. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन 50 कैपिटल CA है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन अ कंपनी. ये अनलिस्टेड शेयर्स के लिए बात हो रही है. अनकोटेड शेयर्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है. कोटेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड है, अदरवाइज अनकोटेड. ये जितना बोला है उतनी थियोरेटिकल कंडीशन याद रखनी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. और है भी नहीं, वो भी नहीं गया, सेक्शन भी नहीं है, देख लेते हैं. दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इफ एन असेसी ट्रांसफर्स द शेयर्स इन अ कंपनी at less than the FMV fair market value of such shares determined in accordance with the prescribed manner. In such case, the FMV of such shares shall be deemed to be the full value of consideration for the purpose of computation of capital gain. देखो इसके जैसे ही सेक्शन है, जैसे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी बोली थी वहां पे फेयर मार्केट वैल्यू है, जैसे यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोली थी वहां अनकोटेड कंपनी के शेयर्स है, ठीक है. प्रोवाइडेड दैट, ये नया पॉइंट ऐड हुआ है, the provisions of this section shall not apply to any consideration received or accruing as a result of transfer by such class of person and subject to such conditions as may be prescribed. Means ये प्रोविजो के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर किसी कैटेगरी ऑफ पर्सन या किसी कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज पे इस पॉइंट से एग्जेम्पशन देना चाहे तो दे सकता है. मतलब वहां पे अलाउ किया जा सकता है कि एफएमवी से लोअर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाई है तो भी चलेगा. बस ये अमेंडमेंट है. सच कंडीशन, सच पर्सन वो यहाँ नहीं बोला है, वो है ही नहीं, मॉड्यूल में दिया ही नहीं है. रूल्स में होगा, नो डाउट होगा, नोटिफिकेशंस में होगा, बट अपने सिलेबस में नहीं दिया, तो आपको टेंशन नहीं लेना. इसके बाद है सेक्शन 50 कैपिटल डी, फेयर मार्केट वैल्यू टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस. अब यहाँ पे कौन से सर्टेन केसेस हैं वो देख लेते हैं. कैपिटल गेन्स आर कैलकुलेटेड ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो हमने देख लिया. In some recent rulings, it has been held that where the consideration in respect of transfer of an asset is not determinable under the existing provisions of the act. अब यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर ये एक रेजिडुअरी प्रोविजन हो गया कि किसी भी सिचुएशन में अगर कहीं ऐसा पॉइंट पे हम फंस जाएं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पता करना पॉसिबल नहीं है, डिटरमाइनेबल नहीं है, बहुत पुरानी बात है, एंसेस्टरल प्रॉपर्टी है 1950 की, 1960 की, ऐसा भी हो सकता है ना, जिसका कोई कागज पेपर कुछ नहीं है. मतलब तब रजिस्ट्री और वो सब के नॉर्म्स भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे. आजकल तो रजिस्ट्री करवाने जाओ वो ऑडियो पे रिकॉर्ड करते हैं, आपका फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, वेबकैम में रिकॉर्ड करते हैं. मतलब फॉर्मेलिटीज हो गई है ताकि फ्रॉड्स ना हो. तब के टाइम में तो वो अंगूठा लगा दिया, कोई भी चला गया, वो सब होता था. तो और वो एंसेस्टरल प्रॉपर्टी चल रही है. फिर बाद में उसको लीगलाइज किया गया, बहुत कुछ हुआ. तो किसको याद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था 1950 की कोई प्रॉपर्टी होगी तो ऐसे केस में अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में कुछ पता ना चले
या सेल प्राइस के बारे में सपोज कुछ पता ना चले कि तब के टाइम में खरीदी बेची कितने में गई, तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस पॉइंट ऑफ टाइम पे होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। तो इफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट अवेलेबल देन आप तब की एफएमवी यूज कर लो। अच्छा, अभी जब ट्रांजैक्शन हुआ तो ट्रांजैक्शन करने वाला वैल्यूज को छुपा रहा है, ऐसा भी तो होता है। रिसेंट ट्रांजैक्शन, ये पुराना नहीं है, प्रॉपर्टी भले पुरानी हो बट ट्रांजैक्शन अभी रिसेंटली सेल परचेज का हुआ और वैल्यू डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि कितने में बेची कितने में खरीदी, कोई प्रूफ नहीं मिल रहा। तो जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट पे प्रॉपर्टी की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रही होगी उसी को हम कंसिडरेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन बचता है। तो एक कॉमन सेंस वाला पॉइंट है जो यहाँ पे बोला हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब इसके बाद जो सेक्शन बच रहा है वो भी देख लेते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 55 कैपिटल ए। यहाँ पे बात हो रही है रेफरेंस टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफिसर वो है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसलिए अपॉइंट किया हुआ है ताकि अगर कभी ऐसे प्रॉपर्टी के मैटर निकले, शेयर्स के मैटर निकले जहां कैपिटल गेन का मामला हो, तो प्रॉपर वैल्यूएशन के रिगार्डिंग जो क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, वो क्लैरिफिकेशन ये बंदा दे सकता है। इसके लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। अब असेसिंग ऑफिसर जो है, असेसिंग ऑफिसर मतलब जो आपका केस हैंडल कर रहा है, जो आपके एरिया का, आपकी रेंज का ऑफिसर है, जरूरी नहीं है कि उसको हर चीज की आइडिया होगी। ठीक है, तो कहीं तो वो भी फंसेगा बेचारा, वो बोलेगा यार अभी शेयर्स का वैल्यूएशन मुझे नहीं आता है या फिर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन मुझे नहीं पता है, कौन से एरिया में क्या रेट चलता है मैं कैसे पता करूं, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं एक स्पेशलाइज्ड ऑफिसर को ये चीज रिफर कर सकता हूं जो मुझे प्रॉपर कैलकुलेशन करके दे दे। तो वो पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो देखें यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो कब असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है, अगर वो जाना चाहे, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे। पहली चीज तो यही बोली कि एफएमवी क्लेम्ड बाय द असेसी एज पर द रजिस्टर्ड वैल्यूअर AO is of the opinion that the value so claimed is at variance with its fair market value। मतलब जो वैल्यू मैंने क्लेम की है सेल कंसिडरेशन के तौर पे और जो वैल्यू एक्चुअल में होनी चाहिए, AO को डाउट है कि मैंने सही वैल्यू दिखाई है या नहीं, तो वो ऐसा एक्शन ले सकता है। और बोला है इन एनी अदर केस द फेयर मार्केट वैल्यू एज पर द AO ओपिनियन इज मोर देन द वैल्यू क्लेम्ड बाय असेसी बाय द फॉलोइंग लिमिट्स। अब यहाँ पे बोला है कि जो एफएमवी है जो AO को लगती है कि ओपिनियन में उसके होनी चाहिए, तो दो पॉइंट्स यहाँ पे कंपेयर होने वाले हैं। आप समझ गए होंगे वो दो पॉइंट्स क्या है जिसका कंपैरिजन होने वाला है। एक AO का ओपिनियन है और एक है असेसी। देखो इसके ओपिनियन में एक एफएमवी है और असेसी ने कुछ क्लेम किया हुआ सेल कंसिडरेशन है। इस एफएमवी और इस सेल कंसिडरेशन में अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो वो AO भी समझता है कि जरूरी नहीं है कि जितना एग्जैक्ट अमाउंट वो सोचे उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट असेसी यहाँ पे जो है वो क्लेम करे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा। कितना वेरिएशन अलाउ किया जा सकता है ये यहाँ पे बात है। ठीक है, कितना वेरिएशन अलाउ किया जा सकता है, तो वही पॉइंट है। एक तो बोला 15% ऑफ द वैल्यू क्लेम्ड बाय द असेसी, मतलब अगर AO को लगता है कि जितना इसने क्लेम किया है, चलो इसने 50 लाख रुपए क्लेम किया और इसका जो ओपिनियन में एफएमवी है वो इसके 15% से भी ज्यादा डिफरेंस पे है, हायर अमाउंट है, इसका 15% आप निकाल सकते हो, 7.5 लाख रुपए होगा। तो ये जो एफएमवी सोच रहा है ना, ये है 58 लाख सपोज, तो इसके 15% से तो ज्यादा ही हो गया। तो ये एक वैलिड रीजन है इसके पास कि भाई चलो वैल्यूअर के पास चलते हैं और वैल्यूएशन निकलवाते हैं। दूसरा 25,000 रुपीज, ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो गैप है 15% से ज्यादा ही है। ठीक है, तो एक लिमिट तो ये बोली कि भाई 15% ऑफ सेल कंसिडरेशन और दूसरी लिमिट बोली 25,000 रुपीज, ये स्टैटिक लिमिट है। अच्छा, इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करने के लिए बोला, विच एवर इज लोअर। अब देखो आप सोचो 15% ऑफ सेल कंसिडरेशन मतलब ये 7.5 लाख रुपए और ये तो स्टैटिक अमाउंट है 25,000 रुपए, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, तो क्या सिलेक्ट होगा, 25,000 रुपए। तो इसका जो भी ओपिनियन के हिसाब से जो क्लेम है और जो असेसी ने क्लेम किया, इन दोनों के बीच में अगर 25,000 से ज्यादा गैप हुआ तो AO वैल्यूअर के पास जा सकता है। ये गैप तो 8 लाख रुपए का है। अच्छा, अगर ये गैप इतना होता तो जा सकता था या नहीं, फिर भी जा सकता था भाई। 25,000 से ज्यादा गैप हो रहा है ना, अगर इस लिमिट के हिसाब से जा सकता है। यहाँ तो 2 लाख का गैप है तो भी जा सकता है।
58 लाख होता ये तो भी जा सकता था, 51.5 होता, 50.5 होता तो भी जा सकता था। क्लियर है? हाँ, लेकिन इसका ये जो अमाउंट है ये 50.15 होता तो नहीं जा सकता। आया है समझ में? क्लियर है? तो ये सिचुएशन है जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और कोई क्वेरी नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन कैलकुलेशन वाला, एमसीक्यू आएंगे तो ध्यान रखना कैसे इसको सॉल्व करना है। आगे देखते हैं। अब इस प्रोविजन में अगर कोई पॉइंट बाकी है, नेक्स्ट जो ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 54, वो तो मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, वो पूरी सीरीज ही अलग है। तो लास्ट के जितने भी अब पेजेस बाकी है वो एक अलग लेक्चर का पार्ट है। इन बिटवीन हमारा अगर कोई पॉइंट बाकी हो तो वो कवर कर लेते हैं। इन बिटवीन आप देख सकते हो पेज नंबर 7 पे वो पॉइंट ले ही लेते हैं, कुछ बाकी नहीं है उसमें खत्म करते हैं। एक सेक्शन नंबर 55 है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टन असेट्स। बहुत ही इजी पॉइंट है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना होता है कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में, वो क्लैरिफाई किया है। सबसे पहले बोला है गुडविल। अगर आपकी कंपनी की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, अकाउंट्स में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, खुद की जनरेट की हुई गुडविल अगर है तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा 0। देखो, जो चीज खरीद के लेके आते हैं उसका कॉस्ट लगता है, लेकिन अगर कोई चीज आपने खुद बनाई है या खुद क्रिएट हो गई है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया तो आज से बहुत साल पहले शुरू किया। जब शुरू किया ना तब मुझे कोई नहीं जानता था, तब इनिशियली मेरे पास सीएस पढ़ने के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे। आज आप जैसे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं और आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप भी हंड्रेड्स की क्वांटिटी में हो। तो ये जो चीज डेवलप हुई है वो धीरे धीरे करके मेरे परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स के साथ साथ डेवलप हुई है। इट इज नॉट लाइक कि वो ओवरनाइट डेवलप हो गई या किसी और का नाम देख के आप मेरे पास आ गए, ऐसा नहीं है। वो मेरा परफॉर्मेंस देख के आ पाए, ये चीज क्लियर है? तो जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट हुई है वो ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने कोई खर्चा नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने किसी को पैसे दिए और उसके माइंड में डेवलप कर दिया कि हाँ इसने पैसे दिए ना मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, ऐसा तो नहीं है। वो रिजल्ट्स दिए तो आपके माइंड में वो इमेज अपने आप क्रिएट हुई। तो दैट इज गुडविल और ब्रांड वैल्यू जो आप भी समझते हैं। अब ये गुडविल या ये ब्रांड वैल्यू जो है ये सेल्फ जनरेटेड है। मैंने इसके पीछे कोई पैसे खर्च नहीं किए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर आपने क्लासेस स्टार्ट किए तो उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट हुआ। अरे भाई, क्लास में इन्वेस्टमेंट किया वो तो प्रीमाइसिस का रेंट भरा, मैंने फर्नीचर लगाया, बेंचेस लगाई, व्हाइट बोर्ड लगाया, मैं खुद आपको पढ़ाने आया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा, तो वो सब तो मेरे बिजनेस का पार्ट है। वो गुडविल जनरेट करने का खर्चा नहीं है। हाँ, नो डाउट उससे गुडविल जनरेट हुई, बट दैट इज अ पैरेलल प्रोसेस। तो अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जहां से 0 से आपने स्टार्ट करके अपना नाम खुद क्रिएट किया है तो उसमें आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 माना जाएगा। हाँ, आपकी असेट्स में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया वो सेपरेट चीज है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। ऑन दी अदर हैंड, ऐसा भी तो होता है कितनी बार, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, तो जो एग्जिस्टिंग कंपनी को मैं परचेज कर रहा हूं उसकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, उसका नाम है, उसकी गुडविल है, और उसका नाम देख के उसके एग्जिस्टिंग और पुराने यूजर्स आएंगे और बिजनेस देंगे। ठीक है, गुड्स खरीदेंगे, सर्विसेज अवेल करेंगे, तो उस चीज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं दैट इज गुडविल इफ अक्वायर्ड फ्रॉम एनीबडी। तो वहां तो मैंने पैसे दिए होंगे ना, मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा तो असेट्स के लिए मैं आपको पे करूंगा, लायबिलिटीज का माइनस करूंगा, बट आप अपने नाम का पैसा नहीं लोगे क्या? गुडविल का पैसा नहीं लोगे? ऑब्वियसली आप गुडविल का पैसा चार्ज करोगे। तो वो अगर मैं पे करता हूं तो मेरे लिए उस गुडविल की एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है जितना मैंने उसके लिए अलग से पे किया। इसको हम बोलते हैं इनटेंजिबल असेट, और ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, असेट आपको गिफ्ट में मिली, इनहेरिटेंस में मिली, एचयूएफ के बंटवारे में मिली, तो आपका कोई पैसा लगा नहीं। हमने पता है सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 की बात की थी, ये वो पॉइंट है। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी सिचुएशन में प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट होती है वही आपकी कॉस्ट होती है। क्लियर है? तो गिफ्ट वाले केस में कैसा होता है, अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ फ्रेम कर देता हूं, पॉइंट निकला ये तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। सपोज गिफ्ट है, मिस्टर ए है, इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी 2005-2006 में और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 6 लाख रुपए। इन्होंने गिफ्ट कर दी इनके सन को, मिस्टर बी को, इन ईयर 2016-17, और मिस्टर बी ने आगे मिस्टर सी को सेल कर दिया इस असेट को 2019-20 में। तो यहाँ पे इसको गिफ्ट ट्रांसफर हुआ और यहाँ पे सेल हो गया। अब जब मिस्टर बी ने मिस्टर सी को ये प्रॉपर्टी बेची तो कैपिटल गेन तो गिना जाएगा। तो
तो मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड ये नहीं होगा, मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड जो है यहां से यहां तक पूरा होगा 2005-6 से 2019-20। प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड होगा, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे तो सेल कंसिडरेशन 0 था। क्लियर हुआ? तो जो 6 लाख रुपए इन्होंने पे किए थे वही इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, क्योंकि जब इन्होंने गिफ्ट किया था ना तब गिफ्ट ट्रांजेक्शन पे कोई कैपिटल गेन का टैक्स नहीं लगा था, तो वो गवर्नमेंट अब वसूल करेगी। आगे समझ में? तो ये कंडीशन है। बोनस शेयर्स अलॉटेड प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 एंड बोनस शेयर्स अलॉटेड पोस्ट 1 अप्रैल 2001। अगर 1 अप्रैल 2001 इसलिए क्योंकि वहां से वो इंडेक्सेशन शुरू हुआ, पहले 1980-81 से था, फिर 2001-2 से हो गया, तो उसके पहले के बोनस शेयर्स अगर अलॉटेड हैं और वो आप बेच रहे हो तो जो एफएमवी है वो लेनी पड़ेगी नहीं, वो तो उल्टा अच्छा है, आपका जो गेन है ना वो कम हो जाएगा उससे। और अगर 1 अप्रैल 2001 के बाद आपको बोनस शेयर मिले हैं तो क्योंकि वो फ्री होते हैं उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 आएगी। बट आपको मालूम है 1 अप्रैल 2001 से पहले वाली एसेट पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे आपकी एफएमवी या फिर आपकी कॉस्ट विच एवर इज हायर, इसलिए आप वहां पे एफएमवी ले सकते हैं। क्लियर? राइट शेयर्स में जितना आपने राइट शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दिया दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है ना वो बहुत अच्छा पॉइंट है, उसको भी हाईलाइट करके रखना। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या हो रहा है, इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 55 का जो ये लास्ट पॉइंट है इसमें राइट शेयर्स की बात हो रही है और ऑफर टू अक्वायर राइट शेयर्स की बात होगी। दो चीजें हैं, ये दोनों अलग हैं, एक है राइट शेयर्स और एक है ऑफर टू अक्वायर राइट शेयर्स। अभी ऐसा है, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं। अभी उन्होंने रिसेंटली राइट शेयर्स ऑफर किए हैं, अगर आपने पढ़ा हो। मेरे पास रिलायंस के 150 शेयर्स है। उन्होंने बोला है वी आर ऑफरिंग राइट शेयर्स इन द रेशियो 1:15। तो अगर किसी के पास 15 शेयर है तो वो एक शेयर खरीद सकता है हमारे दिए हुए प्राइस पे। अभी रिलायंस का मार्केट प्राइस चल रहा है 1450 रुपीज और कंपनी ने एक राइट शेयर ऑफर किया है इतने अमाउंट पे, ये आप ढूंढ लेना गूगल पे, अभी रिसेंट डेटा है 1257। मेरे तो 200 रुपए बच रहे हैं, मैं तो बोलूंगा लाओ दे दो, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास अगर 150 शेयर है तो मुझे 10 शेयर का राइट मिला है, राइट ऑफर। मतलब अगर मैं चाहूं तो 10 शेयर 1257 रुपीज पे परचेज कर सकता हूं, तो 200 रुपए पर शेयर तो मैं बचा रहा हूं। ये चीज क्लियर है? अब ये जो राइट ऑफर मुझे मिला है मैं चाहूं तो इसको रिनाउंस भी कर सकता हूं। क्लियर ये चीज? अब ये जो रिनाउंसिएशन की बात हो रही है ना, ये यहाँ पे पॉइंट है जो अच्छा एक सिचुएशन क्रिएट करता है। देखो ऐसा है, मेरे पास, मैं मिस्टर ए हूं, मेरे पास एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं RIL के और मुझे ऑप्शन मिला है, राइट मेरे पास है, मैं चाहूं तो रिनाउंस कर सकता हूं। मैंने मिस्टर बी को पूछा कि भाई चाहिए राइट शेयर, मेरे पास ऑफर में आए हैं और मुझे तो खरीदने नहीं है, मुझे अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर आप चाहो तो मैं आपको राइट शेयर्स बेच सकता हूं, तो क्या रिनाउंस करूं आपको, रेडी हो? तो मिस्टर बी ने बोला ठीक है मैं खरीद लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इस सिचुएशन में मैं इसको ये फायदा फ्री में थोड़ी ना दूंगा, मैं सोचूंगा कि यार 200 रुपए पर शेयर अप्रोक्स, इसको ऐसे कर लेते हैं, भाव तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये फिक्स है। 200 रुपए का जो बेनिफिट है इसको फ्री में क्यों दूं? मुझे लेना नहीं है तो चलो आया गया ऑफर बेच देते हैं आगे, तो कुछ तो बेनिफिट मैं भी कमाऊं। अब मिस्टर बी को मैं बोलूंगा एक काम कर, मुझसे ये शेयर का जो राइट है वो ले ले और कंपनी से जाके शेयर खरीद, ऐसे ही होगा। तो मैंने मिस्टर बी को ऑफर किया कि जो राइट है ना, इसको बोलते हैं राइट टू सब्सक्राइब, राइट टू सब्सक्राइब फॉर राइट शेयर्स, राइट टू सब्सक्राइब। मैंने मिस्टर बी को बोला कि 100 रुपए मुझे दे पर शेयर और ये राइट्स ऑफर लेके जा, ठीक है? तो 10 शेयर्स है ना, तो मैंने उससे 1000 रुपए मांगे और 1000 रुपए में मैंने उसको ये राइट बेच दिया कि वो रिलायंस से शेयर खरीद सकता है मेरे बिहाफ पे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्लियर है? तो उसने मुझे 1000 रुपए दिए प्लस फिर ये मिस्टर बी गया होगा रिलायंस वालों के पास और बोला होगा मुझे राइट इक्विटी दे दो, मैं मिस्टर ए से परमिशन लेके आया हूं,
कंपनी ने बोला ठीक है ले लो, तो 10 शेयर के रिलायंस कंपनी को इसने कितने पैसे दिए होंगे, 1257। आ रहा है समझ में, कितना टोटल खर्चा, 12570। अब पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बी को ये राइट शेयर्स कितने में पड़े, 12570 में, या ये 1000 रुपए भी इसमें जोड़ू, ये कितना हो गया 13570, यही होना चाहिए, पता चला। तो पॉइंट यहाँ पे यही था कि अगर रिनाउंस्ड शेयर्स कोई खरीदता है तो उसने वो राइट खरीदने के लिए जो पैसे दिए वो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, और फिर वो राइट शेयर खरीदने के लिए जो पैसे दिए वो भी उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको नोट्स में लिख के दिए हुए, क्लियर ये चीज। अब ये जो अमाउंट है 100, ये कहां से आया, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेनिफिट का 50%, ये नेगोशिएशन पे, ठीक है। मैंने बोला कि 200 रुपए में से 100 रुपए का बेनिफिट मुझे चाहिए, आपने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं 100 रुपए नहीं दूंगा, जो करना है करो, ठीक है। आपने ऑफर किया 10 रुपए, मैंने बोला कौन से हाथ से थप्पड़ खाओगे, दोनों हाथ से खाओगे या एक साथ खाओगे या एक एक करके मारो, फिर ये तो एकदम ही रैश बार्गेनिंग हो गई ना। तो मैंने 100 रुपए बोला, 200 में से चलो आधा दे दो, आप 10 रुपए पे आ गए, तो ये तो कुछ ज्यादा हो गया। फिर बीच में बात होते होते 50 रुपए पे फाइनल हुई कि चलो एक थप्पड़ खा लो, 2 के बदले 50 रुपए में लेके जाओ, आप भी अग्री हो गए, मैं भी अग्री हो गया, तो 50 रुपीज हो गया। तो ये अमाउंट तो आपके और मेरे बीच का नेगोशिएशन है, इसमें ये कोई इसके ऊपर कोई लॉ नहीं है फिक्स कि भाई इतना ही होना चाहिए, ये तो जितने में आप रेडी हो गए, जितने मैं रेडी हो गया। तो ये अगर 50 होता तो ये कैलकुलेशन चेंज हो जाता, फिर ये 500 होता, ये भी 500 होता, तो पूरा कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाता, फिर ये इस तरीके से रहता, क्लियर ये चीज। तो ये यहाँ पे सेक्शन 55 में बोला है। अगला पॉइंट देख लेते हैं और क्या बाकी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक रीडिंग पॉइंट है सेम वे में जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब जैसे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किसे बोलते हैं, मीनिंग समझा देता हूं, बाकी आप उसमें से देख सकते हो। अब ये कैसा हो गया, 2009-10 में आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, प्रॉपर्टी जो है बंगलो है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है। फिर 2013-14 में आपने इसमें एक और फ्लोर ऐड करा दिया, क्लियर। ये हुआ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडिशन। रिपेयरिंग का खर्चा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि देखो जो प्रॉपर्टी जिस हालत में है उस हालत में उसको मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा हो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो कैपिटल खर्चा है ही नहीं, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं बोल सकते। लेकिन जो ये सेकंड फ्लोर आपने एड ऑन करा दिया तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, दिस इज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। आया है समझ में। अब जब ये प्रॉपर्टी हम बेचेंगे तो जो सेल कंसिडरेशन आएगा उसमें से आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो वो यहां से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है अगर ये भी लॉन्ग टर्म है तो इसका इंडेक्सेशन यहां से होगा, क्लियर। फिर जो आएगा उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल गेन, आगे एग्जेम्पशंस और फिर फाइनली कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा वो गिन सकते हैं, क्लियर। तो ये है आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाला पॉइंट। बाकी 45 की सीरीज में सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए थे। इसके पहले वाले पेज पे भी कुछ प्रोविजोज हैं, लेकिन आज के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया, तो आप इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर कर पाएंगे। तो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पहले सेक्शन 54 कंप्लीट करेंगे, वो वाले प्रोविजोज में लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कितना कवर हो पाता है। मैक्सिमम नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कैपिटल गेन के सारे सेक्शंस का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल अगर आपको एमसीक्यू स्टार्ट करने हो तो हेडिंग वाइज ऑर्डर में ही है, जितने एमसीक्यू हैं ऑर्डर में आप एटलीस्ट उतने कैलकुलेट करना शुरू कर दो, ताकि बाद में डाउट्स जो है वो जल्दी सॉर्ट आउट हो सके, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इमीडिएटली पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच।